अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी। तो हमारा जो थर्ड चैप्टर था नेशनलिज्म इन इंडिया, वो हमने कोशिश किया है कि अच्छी तरह एक्सप्लेन हो सके एंड आई एंडेड इट फाइनली बिकॉज उसमें क्विट इंडिया मूवमेंट वाज वेरी शॉर्ट. फॉर एग्जांपल इट्स जस्ट दिस पैराग्राफ. तो आई हैव मेड दिस ब्यूटीफुल पीपीटी जिसमें से मोस्टली आपका एक फाउंडेशन एंड बेस, एक क्लैरिफिकेशन आपको आपके पास आ जाएगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था. जस्ट एन ओवरले जिसको हम बोलते हैं. ठीक है. And I hope कि I try to explain this both in English and in Hindi. So I'll study this in the last. तभी हम start करते हैं, right? So Quit India Movement. Quit India Movement was a mass protest started in August 1942, demanding that the British immediately leave India. It was one of the most powerful movements in India's freedom struggle. क्विट इंडिया मूवमेंट जो था, इट वॉज वन ऑफ द मास प्रोटेस्ट. वो एक मास प्रोटेस्ट था. मास मतलब पब्लिक, जिसमें बहुत सारी पॉपुलेशन पार्टिसिपेट करे. कब हुआ था वो? आपके कौन से मंथ में हुआ था जी? अगस्त में हुआ था. इसलिए इसको अगस्त रेवोल्यूशन भी बोलते हैं. ठीक है, लिख लीजिए. अगस्त रेवोल्यूशन भी इसको कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अगस्त रेवोल्यूशन. इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या एम था इस मूवमेंट को करने का? That was that the British must leave India. ब्रिटिशर्स ताकि इंडिया को छोड़कर अपने देश वापस चले जाएं, हमारे देश को सॉवरेनिटी दे दें. क्या दे दें जी? सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी का मतलब होता है अपने डिसीजंस खुद बनाने का हक. इसको बोलते हैं सॉवरेनिटी. तो ये एक बहुत पॉपुलर स्ट्रगल था. फॉर एग्जांपल हमने जो टाइमलाइन पढ़ी थी, गांधी जी 1915 में आए थे. देयर वाज चंपारण, देयर वाज खेड़ा, देयर वाज अहमदाबाद. ठीक है. रॉल अटैक सत्याग्रह, खिलाफत मूवमेंट, देन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. देन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोबारा आया था. देन स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुआ था. वो तो चलो बात की बात है. ठीक है. देयर वर मैनी मूवमेंट्स जो एड ऑन करते हैं हमारे हिस्ट्री में. वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट इज़ आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद ऑब्वियसली इट इज़ योर क्विट इंडिया मूवमेंट. इट वॉज, वी कैन से द लास्ट मूवमेंट, द लास्ट पॉपुलर मास मूवमेंट. ठीक है. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. बैकग्राउंड क्या था? देखो, हर चीज़ को पढ़ने के लिए उसका बैकग्राउंड पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. दैट इज़ वो क्यों हुआ. मदर, वो बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. सेम गोज़ फॉर हिस्ट्री, सेम गोज़ फॉर मूवमेंट्स, फॉर रिवोल्ट्स, फॉर बैटल्स, फॉर किंगशिप, फॉर मोनार्की. क्या ज़रूरत आन पड़ी उसकी? हुआ क्या था? 4 पॉइंट्स में हम इसको कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई थी 1939 से. कब तक हुई थी? 1945 तक. आपको याद होना चाहिए. कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन कर दिया था. अगस्त ऑफर रिजेक्ट हो गया था. क्रिप्स मिशन फेल हो गया था. नाउ अ लेमन पर्सन हु मस्ट बी रीडिंग दिस विल बी लाइक कि क्या लिखा है. नाउ विल एक्सप्लेन दिस इन सच अ डिटेल कि दिस बिकम्स ABC फॉर यू ऑल, राइट. तो वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2. वर्ल्ड वॉर 2 में कौन थे आपको पता होना चाहिए. एक्सिस एलाइज. एक थे एक्सिस पावर्स, वन वर एलाइज. एक्सिस में कौन था? जर्मनी, इटली, जापान. देवर पहले सेंट्रल पावर्स वर्ल्ड वॉर 1 में. एलीज में कौन थे? ब्रिटिश. ब्रिटिश जहाँ पे होगा वहाँ पे फ्रांस होगा. ठीक है जी. ब्रिटिश हो गया, फ्रांस हो गया, US आप लगा लीजिए, पूरा यूरोप आप एक तरफ लगा लीजिए, वो सारे रशिया, ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पे थी. USA. ठीक है. एंड इस जगह थी आपकी इटली, जापान एंड योर जर्मनी. तो वर्ल्ड वॉर 2 जो थी, इसमें ब्रिटिशर्स क्योंकि आपका जो UK वाले ब्रिटिशर्स थे वो एलाइज पावर में थे एंड दे वांटेड कि इस बार भी वो जीत जाए जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीते हैं. तो किया क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि देखो इंडिया, वी रूल यू. इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी. ब्रिटिशर्स ने बोला कि इंडियन पॉपुलेशन को, इंडियन सोल्जर्स को वर्ल्ड वॉर 2 की बैटल फील्ड में, यानी कि बैटल ग्राउंड में, यानी कि उस मैदान में जंग के हमारा साथ देना पड़ेगा बाय हुक और बाय क्रुक. दैट वाज विद फोर्स. फोर्सफुली ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को कही. इंडियन गवर्नमेंट के दिल पे ये बात लग गई. उन्होंने बोला, हाउ डेयर यू क्वेश्चन आवर सॉवरेनिटी, आवर पावर ऑफ मेकिंग अ डिसीजन. You cannot force your decision on us.
ऐसी बात हुई। इस सब के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करते हुए जो आपके लीडर्स थे, जो आपके इंडियन गवर्नमेंट के लीडर्स थे, उन्होंने उनके दिल में एक देयर वाज अ काइंड ऑफ बिटरनेस, रिजेंटमेंट एक आ गई उनके दिल में कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर इतना रोब जमाने का सोचा कैसे। देयरफॉर now in 1939 the World War II started, as we know, which was fought between Axis and Allies. The British government declared India as a part of the war. British government declared, उन्होंने declare कर दिया था कि India will participate with the side of the allies, that is the Britishers. Either it is with their consent, it is not with their consent. It does not matter, but they have to. It was by force. Therefore, the Indian leaders felt very much insulted. Now, because they felt insulted, the Congress, wherever the Congress was the majority party, जिस भी स्टेट में कांग्रेस मेजॉरिटी में थी, जिस भी स्टेट को, मतलब कि प्रोविंशियल स्टेट को वो रूल करती थी, जहाँ पर उनका मेजॉरिटी था, उन्होंने अपने ऑफिस में वहाँ से रिज़ाइन कर दिया 1939 में, एक प्रोटेस्ट की तरह, एक रिवोल्ट की तरह कि हम ब्रिटिशर्स की बात को नहीं मानेंगे, इसीलिए हमने अपनी पदवी रिज़ाइन कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्कूल के हेड बॉय हैं या आप स्कूल के हेड गर्ल हैं, प्रिंसिपल मैडम ने आपको बोला कि आपको जो बच्चे डिफ़ॉल्टर्स हैं उन सबको निकाल देना है। आपने बोला ये काम तो मैं नहीं करूँगा, सो यू रिज़ाइंड। आपने बोला कि हर इंसान डिफ़ॉल्ट जानबूझ के नहीं करता है, फिर हो सकता है उसके पेरेंट्स बीमार हों, उसको नहीं ध्यान रहा, हो सकता है वो खुद बीमार हो सकता है वो लेट हो रहा हो, एग्जाम्पल्स आर देयर कंडीशंस। तो जैसे हेड बॉय और हेड गर्ल आपने रिज़ाइन कर दिया, वैसे ही एक प्रोटेस्ट में रिज़ाइन किया ना, एक रिजेंटमेंट में किया है कि आपने ऐसा बोला भी कैसे, आपके दिमाग में भी ऐसी बात कैसे आई। तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने सेम वो हेड बॉय और हेड गर्ल की जगह लेकर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब ये बोल तो देना बहुत आसान है, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिज़ाइंड, बट व्हेन आई वाज स्टडिंग दिस, व्हेन आई वाज रीडिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे बस ये रटवाया गया था कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिज़ाइंड इन 1939, या मैंने खुद रटा था। बट लेट मी एक्सप्लेन यू इसका मतलब क्या होता है। नाउ द इंडियन नेशनल कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिज़ाइंड इन प्रोटेस्ट, हमने भी डिस्कस किया है ना। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स और कांग्रेस में मतभेद आ गए, टेंशन्स आ गई, ठीक है। अब हुआ क्या, 1937 एक साल था जिसमें इलेक्शंस हुई थी। किसके तहत हुई जी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, हुई थी। इसमें जब इलेक्शंस हुआ ना, इन सारे प्रोविंसेस में कांग्रेस मेजॉरिटी से जीत गई। इन दीज प्रोविंसेस कांग्रेस वन एज द मेजॉरिटी। फॉर एग्जांपल मद्रास, ठीक है, आपका ये वाला मद्रास, चेन्नई वाला, बॉम्बे, मुंबई वाला, यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, उड़ीसा, NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये वाला एरिया, असम, इन जगहों पर कांग्रेस जीत गई। एंड कांग्रेस वाज वेरी हैप्पी कि वी हैव वन इन नंबर ऑफ प्लेसेस, है ना। 7-8 तो ही होंगे, कितने, लेट्स सी, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 8 जगहों पर ये जीत गए थे। दे वर वेरी प्राउड, उन्होंने बोला कि हम जीत गए हैं। तो इनको बोलते थे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, यानी कि जिन जिन प्रोविंसेस ने उन्होंने मेजॉरिटी रूल किया है उसको बोल देते हैं हम, जहाँ पर उन्होंने रूल किया है, एक कांग्रेस मिनिस्ट्री है। The British government declared that India is at a war with Germany, World War II, without consulting any leaders. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वॉर डिक्लेयर कर दिया आपके एक्सेस पावर्स के अगेंस्ट, बिना इंडिया से पूछे या बिना इंडिया को बताए। और इंडिया को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इंडिया ने बोला कि बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ यू एंड यू आर अ पार्ट ऑफ अस, यू शुड हैव डिस्कस्ड। फॉर एग्जांपल, आपके घर में गेस्ट्स आने वाले हों, ठीक है, बिना बताए आ जाए, अरे ऐसे कैसे बिना बताए आ गए, ठीक है, भगवान होता है गेस्ट, लेकिन अगर आपके बहुत करीबी दोस्त हों, आपके बिल्कुल, जिनको यू हैव टू अटेंड देम वेरी वेल एंड दे कम इंस्टेंटली, देन यू आर वे ऑफ फ्लैबगास्टेड, यू आर लाइक कि अब क्या करूँ मैं, है ना। तो द वाइसरॉय एट दैट टाइम वाज लॉर्ड लिनलिथगो। जब यूके ने, जब ब्रिटिश ने जर्मनी के अगेंस्ट
इटली के अगेंस्ट, जापान के अगेंस्ट वर्ल्ड वॉर 2 डिक्लेयर किया, तो हमारा वाइसरॉय कौन था? लिनलिथ को। ठीक है, इसका मतलब ये क्यों लिखा है यहाँ पे लिनलिथ को वाइसरॉय था? क्योंकि लिनलिथ को ने ही अनाउंस किया था, इन्होंने ही अपने पेपर में ऐसे साइन किए थे कि हाँ हम वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने बोला कि अगर इंडिया डेमोक्रेसी के लिए फ़ाइट कर रहा है, 1939 का साल है ये, हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाली है, हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अभी अभी फेल हुआ है, गांधी जी सब सारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स आर अपसेट, दे स्ट्रगलिंग। इस वक्त में आप, जब हम डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, आप हमको कह रहे हैं कि आप वॉर लड़िए, अपना इकोनॉमी और नीचे डुबाइए, अपने यंग यूथ को बैटल फील्ड में डालिए, ना कि एजुकेशन में। क्या बात कर रहे हैं आप? If India is fighting for democracy, let it fight with democracy, then give India independence first. उन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हैं हम लड़ें तो हमें इंडिपेंडेंट करें। ब्रिटिशर्स ने बोला कि ऐसा तो नहीं होगा, द ब्रिटिशर्स रिफ्यूज्ड। इंडिया ने बोला कि इफ़ यू रियली वांट अस टू फाइट इन विद यू इन द बैटल, देन गिव अस इंडिपेंडेंस। ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया। देन इंडियंस ने कहा कि हम फिर वर्ल्ड वॉर 2 में आपका पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, नाउ द कांग्रेस वॉलंटरीली का मतलब होता है जानबूझकर, खुद से, वॉलंटियर से शब्द आया है। कांग्रेस ने जानबूझकर अपनी सारी पावर छोड़ दी प्रोविंसेस में, जो 8 प्रोविंसेस में वो जीते थे वो सारी छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? हर प्रोविंस का जो चीफ मिनिस्टर था, सीएम था ना, जैसे पंजाब का भगवंत मान है, ठीक है, हर जगह का, एक यूपी का आदित्यनाथ योगी हैं, उत्तराखंड के धामी हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो रिज़ाइन कर दें, तो हर प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर ने जब रिज़ाइन कर दिया, उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर को प्रीमियर बोलते थे। इस तरह से उन्होंने रिज़ाइन किया, उन्होंने एक रेजिग्नेशन लेटर दिया, जैसे हम सबको पता देनी पड़ती है ना, फॉर्मेलिटीज़। और उस वक्त जब अब तो वैसे तो पॉलिटी का भी पार्ट है कि जब कोई सीएम रिज़ाइन करता है तो वो गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है, ठीक है, सबमिट करता है। अब 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से जो गवर्नर्स था वो ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करता, यानी कि क्योंकि ब्रिटिश क्राउन यहाँ पे नहीं हो सकता तो उसकी अथॉरिटी गवर्नर के पास आ जाएगी। और ये जो गवर्नर थे, उन्होंने हर स्टेट का, हर कांग्रेस मिनिस्ट्री जहाँ जहाँ से उन्होंने रिज़ाइन किया है, वहाँ के रेजिग्नेशन लेटर्स एक्सेप्ट किए। ठीक है, गवर्नर ने जिन भी प्रीमियर्स ने, जिन भी चीफ मिनिस्टर्स ने उनको अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, उन्होंने वो एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से जहाँ पर भी कांग्रेस मिनिस्ट्री जीती थी, कांग्रेस का एक पावर था, उन्होंने वो पावर खो दिया और उनकी गवर्नमेंट वहाँ पर डिसॉल्व हो गई। और वहाँ का जो गवर्नर था, हु रिप्रेजेंटेड द ब्रिटिश क्राउन, उन्होंने सारा का सारा कंट्रोल ले लिया। किसके हाथों से? ऑब्वियसली कांग्रेस के हाथों से। इसको बोलते हैं गवर्नर्स रूल अंडर सेक्शन 93 ऑफ 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इतना ज़रूरी नहीं है बट यस, मतलब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने जब रिज़ाइन किया, यानी कि सीएम ने, यानी कि प्रीमियर ने जब रिज़ाइन किया, पावर गवर्नर के पास चली गई जो ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था। ये है कंक्लूजन, राइट। अब जब आपको पता लगे कि आपके दुश्मन ने रिज़ाइन कर दिया है 8 मिनिस्ट्रीज़ से, आप खुश होंगे कि नहीं? वैसे ही मुस्लिम लीग यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना भी हुए। मोहम्मद अली जिन्ना ने सेलिब्रेट किया ये वक्त, उन्होंने बोला कि इससे ज़्यादा खूबसूरत बात तो कोई हो ही नहीं सकती, है ना। उन्होंने ये दिन डे ऑफ डिलीवरेंस की तरह सेलिब्रेट किया, जिसका दिन था 22 दिसंबर 1939। मोहम्मद अली जिन्ना ने, क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने अपना कंट्रोल बहुत सारे प्रोविंसेस में खो दिया था और अंततः मुस्लिम लीग का जो रेपुटेशन एंड पोजीशन था वो बढ़ गया था, क्योंकि कांग्रेस का नीचे चला गया था। तो ही आस्क्ड, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना आस्क्ड मुस्लिम्स टू सेलिब्रेट द फ्रीडम फ्रॉम कांग्रेस रूल, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर, इन मिनिस्ट्रीज़ में बहुत सारी जगहों पर मुस्लिम भी मेजॉरिटी में थे। तो मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम्स के दिमाग में डाला कि आपको खुश होना चाहिए कि अब हम कांग्रेस के रूल से बेदखल हो गए हैं। एक और कारण था,
ऑगस्ट ऑफर, ऑगस्ट ऑफर का नाम ही बता रहा है वो अगस्त में आया था लॉर्ड लिनलिथ को, जिन्होंने बोला कि हम वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ेंगे। ठीक है, इनका साल याद रख लीजिए, ये वर्ल्ड वॉर 2 वाले हैं। ठीक है, हुआ क्या, इन्होंने इंडिया को एक प्रपोज़ल दिया। क्या प्रपोज़ल दिया, उन्होंने बोला कि आप पार्टिसिपेट करो, ठीक है, हम आपके लिए एक गिफ्ट देंगे आपको बदले में। तो इंडियंस ने बोला बताइए, हमें आप इंडिपेंडेंस दे दो, हम लड़ लेंगे। ब्रिटिशर्स ने ऑफ़र क्या किया, उन्होंने बोला हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे लेकिन फुल इंडिपेंडेंस नहीं देंगे। वी विल गिव यू डोमिनियन स्टेटस बट वी विल नॉट गिव यू फुल इंडिपेंडेंस इमीडिएटली। वॉर के बाद, वॉर होने के बाद आफ्टर द वॉर एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी भी सेटअप की जाएगी। That is, after the war is done and dusted, we will make a constitution making body, that is a constituent assembly which will draft a constitution for your own country. आपके देश के लिए संविधान बनाने के लिए एक असेंबली भी हम अपॉइंट करेंगे, ये आपके लिनलिथ को ने बोला। शर्त है ये अगर हम वॉर में लड़ते तो, और इंडियंस इंक्लूड किए जाएंगे आपके, जस्ट अ सेकेंड, इंडियंस इंक्लूड किए जाएंगे आपके वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि इम्प्लीमेंटेशन काउंसिल, जो लॉज को इम्प्लीमेंट करती है। और लेकिन उन्होंने बोला कि कोई भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज़ पर लागू नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा। माइनॉरिटी में सिख भी आते हैं, एंग्लो इंडियंस भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, SC STs भी आते हैं एंड मुस्लिम्स भी आते हैं। अब मुस्लिम को तो मज़ा आ गया कि थैंक गॉड, मतलब तब के, नॉट बीइंग पार्शल और तो तब कि जो मुस्लिम लीग था पर्टिकुलरली, उनको लगा कि अब तो ये अच्छा हो गया, हमारा कुछ हम पे कॉन्स्टिट्यूशन लगेगा ही नहीं, इसका मतलब हम पाकिस्तान बनाएंगे और अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, वो हमारे लिए होगा, होगा कि नहीं। इस सब के बाद ये एक्सेप्ट नहीं किया गया कांग्रेस ने, लेकिन मुस्लिम लीग कम से कम इतनी खुश थी कि आपने हमको कम से कम एक माइनॉरिटी तो समझा। तो अगर आप खुद मुझे बताइए, आप वहाँ पर होते, आप गांधी जी हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये एक्सेप्ट करते कि आप वॉर लड़िए लेकिन हम आपको सिर्फ डोमिनियन स्टेटस देंगे, यानी कि आप रहेंगे हमारे ही अंडर, आप फाइनल अथॉरिटी ब्रिटिश क्राउन की ही रहेगी, आप डिसीजन बना लेना लेकिन रेटिफिकेशन यानी कि साइन करने के लिए ब्रिटिशर्स को दे देना। क्या मानते? नहीं मानते। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनेगी आफ्टर द वॉर, हाँ ठीक है, आप मान भी जाते हैं, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव में ऐड करेंगे, ठीक है। फिर आप बोल रहे हैं कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन जो हम बनेगा वो एक वीटो पावर देगा मुस्लिम लीग को। मतलब अगर आपने कोई भी डिसीजन बनाया, अगर आपने फॉर एग्जांपल येस में डिसीजन बनाया, तो एक वीटो पावर से वो मुस्लिम लीग आपके डिसीजन को नो भी कर सकता है, बदल सकता है। अगर आपने किसी चीज़ में नो बोला तो वो यस कर सकता है। आप मानते? आप बिल्कुल नहीं मानते। तो यही था आपका अगस्त ऑफर। अगस्त में ऑफ़र दिया गया था, ब्रिटिशर्स ने ऑफर्ड लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, कांग्रेस रिजेक्टेड इट बिकॉज इट डिड नॉट प्रॉमिस कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कांग्रेस ने ये जो लिनलिथ को आइडिया था अगस्त ऑफर का, जिसमें वो हमको डोमिनियन स्टेटस दे रहे थे वॉर में लड़ने के बदले, हमने वो नहीं माना। हमने बोला कि सर ये तो नहीं हो रहा है, इसलिए हमने अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। समझ में आ गया? इसमें आपने बस इतना लर्न करना है कि अगस्त ऑफर अगस्त में आया था, इसमें हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं ऑफर हुई थी लेकिन डोमिनियन स्टेटस ऑफर हुआ था। दैट्स इट, राइट। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज योर क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्या होता है? क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स यानी कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये आपके सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है जी। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे वो इंडिया आए थे ब्रिटिशर्स की तरफ से नेगोशिएट करने। The Cripps mission took place in March 1942 and the British sent Stafford Cripps to negotiate. He promised dominion status after the war. Again dominion status, we do not want dominion status. Dominion status होता है जब आप डिसीजंस बना लेते हैं, लेकिन पक्का डिसीजन जो होता है, जब जो फाइनल डिसीजन होता है वो ब्रिटिशर्स करते हैं। तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए, कहते चलो ठीक है, आपने अगस्त ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, इट्स ओके, आप क्रिप्स मिशन एक्सेप्ट कर लेना। तो क्रिप्स मिशन में हमने सुना कि क्या होगा, उन्होंने फिर बोला आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। हमने बोला जब हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए नहीं, हमको चाहिए क्या चाहिए था? हमको वेरी गुड, हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हिंदी में क्या चाहिए हमको? हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, ठीक है।
बट ही अलाउड प्रोविंसेस टू सेपरेट, वेरी इम्पॉर्टेंट, ये आप 1500 बार हाईलाइट कर लीजिए। क्रिप्स मिशन में आपके सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने बोला कि अगर मैं आपको ऐसे ही छोड़ जाऊं, ठीक है, ये देश पूरा, तो हर एक प्रोविंस को, प्रिंसली स्टेट हो चाहे ब्रिटिश प्रोविंस हो, उसको हक होगा एक अलग देश बनाने का या जुदा हो जाने का इस देश से। आप खुद बताइए, अभी पाकिस्तान रट्टा मार रहा है कि हमें अलग देश चाहिए, तो अगर कल जाके गुजरात बोल दें हमें अलग देश बनना है, फिर हम ये मान लेते? हम ये नहीं मानते। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? मुझे तो अभी तक इनकी मेंटालिटी समझ में नहीं आ रही है कि ये किस हक से इन्होंने बोला। ठीक है, तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स कहते हैं कि आपने ऑगस्ट ऑफर तो एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं एक और ऑफ़र लेके आया, उसका नाम है क्रिप्स मिशन। उसमें उन्होंने बोला कि मैं आपको डोमिनियन स्टेटस दूंगा और आपको हर प्रोविंस को अलाउड होगा सेपरेट हो जाना। वाह, कांग्रेस ने तो पहले रिजेक्ट कर दिया, कहते हैं पहले तो हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं, हमको सेल्फ रूल चाहिए। ठीक है, और डिवीज़न ऑफ इंडिया हम होने नहीं देंगे, यानी कि किसी भी सेपरेट, किसी प्रोविंस को सेपरेट होना को हम अलाउ कर ही नहीं सकते। वी कैन नेवर अलाउ आइदर अ ब्रिटिश प्रोविंस और अ प्रिंसली स्टेट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, दैट टू वॉलंटरली। सॉरी। तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो आपके थे वो एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे, लेबर पार्टी के थे वो। उनको इंडिया भेजा गया था 1942 में, वर्ल्ड वॉर के दौरान। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम क्या था? ठीक है, नेगोशिएट करना इंडियन लीडर्स के साथ, इसलिए उनके मिशन का नाम ही क्रिप्स मिशन था। लेकिन क्योंकि इसमें हमको कोई पावर नहीं मिल रही थी, हमें डोमिनियन स्टेटस मिल रहा था जो हमको नहीं चाहिए था, प्रोविंसेस को सेपरेट होना अलाउड था, प्लस सारा डिफेंस अभी भी ब्रिटिशर्स के अंदर था, तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया। गांधी जी बहुत गुस्सा हुआ इस मिशन पर। उन्होंने बोला कि क्या मिशन लेकर आए हैं आप? इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। कहते हैं ये ऐसा चेक है जो बाउंस हो जाएगा, जिसका कोई है ही नहीं। इट इज़ अ फ्यूचर मेड प्रॉमिस, हम उस पर नहीं मान सकते, हम उस हालात में नहीं हैं कि हम आपके इस शर्त को मान लें। ठीक है, मतलब ये एक प्रॉमिस है फ्यूचर के लिए, वो भी वो भी एक वीक पर्सपेक्टिव से, राइट। अब आगे एक शब्द आएगा, उसका मतलब होता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी। वो उसका मतलब ये होता है कि कांग्रेस के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी जिसका काम था डिसीजंस बनाना, आईएनसी के अंदर वो काम करती थी। ये आपको होना चाहिए पता। हुआ क्या? अब हुआ वर्धा रेजोल्यूशन, एक और कारण जी क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए। इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी, अभी अभी बताया, डिसीजन मेकिंग कमेटी अंडर द आईएनसी, उन्होंने बोला कि हमको ब्रिटिश विड्रॉल चाहिए, ब्रिटिशर्स चले जाओ, ख़त्म हो गया अब तुम्हारा, निकल जाना से। उन्होंने एक मास स्ट्रगल ऑर्गेनाइज किया वर्धा में। वर्धा कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, प्लीज़ चेक कर लेना, इन्हीं में से किसी में है। ठीक है, वहाँ पे सेवाग्राम आश्रम है। ये पास किया था कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने। इनका पार्ट क्या थे? गांधी, नेहरू, पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, क्या बात हो रही थी? क्योंकि 1942 में है, वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल हो गई थी क्रिप्स मिशन को डिलीवर करने में और इंडियन गवर्नमेंट की डिमांड को एक्सेप्ट करने में। सो under the Cripps mission, when the Britishers tried to negotiate with Indian leaders and Indian leaders could not, so it was a failure at both hands. इंडियंस एंग्री हो गए थे कि ब्रिटिशर्स इंडिया को इन्वॉल्व कर रही है विदाउट आवर कंसेंट, विदाउट कंसल्टिंग अस पुअर। तो कांग्रेस ने बोला कि अब बस हो गई है, हद हो गई है, अब तो प्लीज़ इन ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाल दो। तो फाइनली अब वो वक्त आता है वर्धा रेजोल्यूशन के बाद। वर्धा रेजोल्यूशन के बाद वो वक्त आएगा जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी फाइनली क्विट इंडिया मिशन को की बात करेगी। हुआ क्या कि वर्धा रेजोल्यूशन ने बोला कि ब्रिटिश इंडिया हम आपका रूल नहीं एक्सेप्ट कर सकते, जस्ट लीव अस। कांग्रेस ने बोला कि हम एक मास स्ट्रगल शुरू करेंगे। गांधी ने बोला कि मूवमेंट नॉन वायलेंट होगा। इंडियंस ने बोला कि हम रेडी हैं सैक्रिफाइस और स्ट्रगल करने के लिए। और इसमें फेमस गांधी जी ने बॉम्बे सेशन में आपका डू और डाई का स्लोगन भी दिया। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डू और डाई किसने दिया था। प्लीज़ इसको याद कर लीजिए, आपके महात्मा गांधी ने दिया था, करो या मरो। ठीक है,
फाइनली जो हुआ, इसके बाद एक मास स्ट्रगल लॉन्च हुआ जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। तो अब आपको याद होना चाहिए कि ये एक वर्धा रेजोल्यूशन का नाम था जिसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने डिसाइड किया है मास स्ट्रगल करने का, ताकि ब्रिटिश रूल एंड हो जाए, ब्रिटिशर्स क्विट कर दे इंडिया को। इसीलिए महात्मा गांधी के कंसेंट से एक नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसको नाम दिया क्विट इंडिया मूवमेंट। जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ फिर क्या हुआ पढ़ते हैं। जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ, अर्ली मॉर्निंग में ही ब्रिटिशर्स ने महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, आज़ाद को अरेस्ट कर लिया, बिहाइंड द बार्स कर दिया। लो जी, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब तो मेन लीडर्स जो है वो तो जेल में चले गए हैं, तो अब मूवमेंट एंड हो जाएगा। The Britishers thought that while we have arrested Gandhi, Nehru, Patel and Azad, the most important preeminent leaders of the movement, who are the drivers, the catalysts of the movement, now people won't be able to fight against us, won't be able to lead a movement without a leader. And this is where they were wrong. But something unexpected happened. 1942 से 1944 तक there was a mass uprising. Uprising का मतलब होता है जब उथल पुथल हो जाती है, everything becomes chaotic. ठीक है, भूकंप सा आ जाता है। पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्ट्स ऑन देयर ओन। पीपल ने अपनी जगह पर घरों से अपने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, वर्कर हो, पीजेंट हो, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। रेलवेज डैमेज कर दिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन ना हो, टेलीग्राफ लाइंस ख़त्म कर दी ताकि कम्युनिकेशन ना हो, पुलिस स्टेशन को फिर अटैक किया, एंड मूवमेंट बिकेम लीडरलेस बट वेरी पावरफुल। अब लीडरलेस तो था, वायलेंट भी हो गया था, लेकिन अब ये मूवमेंट बहुत ज़रूरी था। एंड इट मेड ब्रिटिशर्स रियलाइज कि नाउ यू वोंट बी हेयर फॉर more than a year or so, or more than 5 years, let's say to be very precise. 8 अगस्त 1942 को हुआ बॉम्बे सेशन, जब महात्मा गांधी ने डू और डाई का रेजोल्यूशन पास किया, स्लोगन पास किया, और 8 अगस्त को ही क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ। ये आपको पता होना चाहिए। 8 अगस्त 1942 बॉम्बे सेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ जब गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन दिया। महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्वर्सेशन ड्यूरिंग ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन बॉम्बे में 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास कर दिया। उन्होंने यहाँ पर बोला कि अब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होगा। और ये मूवमेंट का लॉन्चिंग कहाँ पर हुआ था जी? बॉम्बे में तो हुआ था, लेकिन बॉम्बे में भी कहाँ? ग्वालियर टैंक मैदान में। ग्वालियर टैंक मैदान को अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं, जहाँ पर खड़े होकर गांधी जी ने डू और डाई का नाम लिया था। अब आपको याद होगा, ये फर्स्ट पिक्चर में ही मैंने अगस्त 8 लिखवाया। इसमें क्यों लिखवाया आप समझ में आ गया? क्योंकि बॉम्बे सेशन 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था ग्वालियर टैंक मैदान में, जब आपके फेवरेट गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन पास किया था। ठीक है, हुआ क्या? अब मैंने बताया ना, अरेस्ट हो गया। 8 अगस्त को लॉन्च किया है, 9 अगस्त को सबको जेल कर दिया है। लो जी, ठीक है। अब मूवमेंट का नेचर कैसा था? मास प्रोटेस्ट हुए थे, स्ट्राइक्स हुई थी, सैबोटाज मतलब डिस्ट्रक्शन, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। बिहार, यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र में बहुत फैल गया था। पैरेलल गवर्नमेंट्स फॉर्म हो गई थी, राइट। स्टूडेंट्स, वर्कर्स, पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। रेलवेज, टेलीग्राफ, पुलिस स्टेशन अटैक कर दिए गए थे, राइट। ब्रिटिशर्स ने कैसे रिस्पॉन्स किया? ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर हम लीडर्स को अरेस्ट कर लेंगे मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा। वहीं पर वो गलत थे। 1 लाख लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया। प्रेस सेंसरशिप, प्रेस का मतलब न्यूज़पेपर या कोई भी पब्लिक मास कम्युनिकेशन का ज़रिया, मैगज़ीन, पैम्फलेट, ब्रोशर्स, उनको सेंसर कर दिया, यानी कि उनको बैन कर दिया। पुलिस ने फायरिंग किया, रिप्रेशन किया। पुलिस फायरिंग बहुत हुआ, अरेस्ट बहुत हुआ, न्यूज़पेपर को बैन कर दिया गया, पब्लिक मीटिंग बैन कर दी, और ब्रूटल रिप्रेशन, यानी कि जो बहुत फोर्स से उनको उनका कोई भी एक्शन लोगों का बंद करवा रहे थे। 1944 तक मूवमेंट क्रश कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब ये देखिए, जो मूवमेंट था ना, ये छोटे समय के लिए, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए ये मूवमेंट फेलियर था, क्योंकि ना इससे हमको इंडिपेंडेंस मिली, ना वर्ल्ड वॉर 2 रुकी, ठीक है, वो तो खैर हमारा एम भी नहीं था, ना हमको पूर्ण स्वराज मिला, ना हमको प्रॉमिस मिला, ना ब्रिटिश गवर्नमेंट हमको छोड़ के गई। तो इंडिपेंडेंस तो हमको नहीं मिली, इसलिए फेल हो गया।
और लेकिन ये हमारे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सक्सेसफुल था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हो गया कि अब इंडियंस के दिल में वो जगह नहीं बना सकते। ठीक है, इट शोड द ब्रिटिश कुड नॉट रूल इंडिया विदाउट इंडियन सपोर्ट। इट डिस्ट्रॉयड द मिथ ऑफ ब्रिटिश इनविंसिबिलिटी। इनविंसिबिलिटी होता है वो पावर जब आपको कोई हरा नहीं सकता। इनविंसिबल वर्ड से बना है। जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल सबके अपने अपने कलाएं होती हैं, उसमें और इनविंसिबल, किसी को पेंटिंग, किसी का दौड़ना, कोई एथलेटिक्स, कोई पढ़ना, यू आर इनविंसिबल इन दैट, आपको कोई नहीं हरा सकता। तो ब्रिटिशर्स को लगता था कि उनको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन उनका ये जो मिथ था, उनका जो भ्रम था, ये तोड़ दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट ने। क्विट इंडिया मूवमेंट मेड इंडिपेंडेंस इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है जो होना ही है, जो होना ही है, जो तय है होना। तो क्विट इंडिया मूवमेंट ने ये जाहिर कर दिया कि इंडिपेंडेंस हमको मिल के रहेगी। इन 1942 के बाद ब्रिटिशर्स स्टार्टेड थिंकिंग सीरियसली अबाउट लिविंग। इस मूवमेंट के बाद ब्रिटिशर्स को एक्चुअली में रियलाइज़ हो गया कि अब हमको जाना ही पड़ेगा। फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया, दैट्स इट। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वेरी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो आप 2-3 करके लर्न कर सकते हैं। 2-3 मतलब 2 नेशंस बनाए गए थे, यानी कि पाकिस्तान एंड इंडिया। 3 ऑप्शंस दिए गए थे ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स को कि आप या तो इंडिया को ज्वाइन करें, या पाकिस्तान को ज्वाइन करें, या आप एक अपना देश बन जाएं। ये था आपका इंडिपेंडेंस एक्ट। थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी ऐड हो गई थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी भी ऐड हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया था, और एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल भी बंद कर दिया था। ब्रिटिशर्स फाइनली चले गए थे इंडिया को ऑफिशियली इंडिपेंडेंट बोलकर। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑब्वियसली ये था कि लीडर्स को जेल कर दिया था। मुस्लिम लीग ने बहुत जगह पाली थी, क्योंकि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने जब रिज़ाइन किया था 1939 में, तो मुस्लिम हैप्पी हो गए थे, है ना। क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त रेवोल्यूशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो सबसे पहले तो अगस्त में शुरू हुआ था, याद है, बॉम्बे सेशन। ठीक है, मासिव पार्टिसिपेशन था इसमें, एंड फाइनल स्टेज था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का। पार्टिसिपेशन में उषा मेहता जी थी हमारी। इन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस रेडियो में काम किया उस समय में जब इतना मुश्किल थे हालात, फिर भी उन्होंने हर न्यूज़ हमारी जनता तक पहुंचाई। ठीक है, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं इनको। जयप्रकाश नारायण, इन्होंने जेल से बहुत बारी भागे, प्राउड से भागे, क्योंकि बिकॉज ही सेड दैट आई डू नॉट डिजर्व बीइंग इन द जेल फाइटिंग फॉर माई ओन नेशन। राम मनोहर लोहिया ने बहुत सारे, सबसे पहले तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के ये लीडर हैं, फाउंडर हैं। ठीक है, लोगों के बारे में बहुत सोचते थे, पब्लिक वेलफेयर, लेबर वेलफेयर। ये आपकी सुचेता कृपलानी जी हैं जो फर्स्ट सीएम बनी, वुमेन सीएम बनी यूपी की। अरुणा आसफ अली हैं जो ग्वालियर टैंक मैदान में जिन्होंने फ्लैग होस्ट किया था गांधी जी के साथ, ये वो हैं, देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। फाइनली टाइमलाइन की बात करें तो ये तो हम बहुत पीछे चले गए, लेकिन अगर हम यहाँ बात करें जितना हमने पढ़ा है, पार्टीशन ऑफ बंगाल से बाद में जलियांवाला बाग मैसेकर, 20 में नॉन कोऑपरेशन, 30 में सिविल डेथ, 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड 1947 का आपको इंडिपेंडेंस एक्ट भी बता दिया है, याद हो गया ना। 2 नेशंस, 3 ऑप्शंस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल बंद कर दिया। राइट, अब ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, आपको अभी बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, देखना। The failure of Cripps mission and the effects of World War II created widespread discontentment in the India. This led Gandhiji to launch a movement calling for complete withdrawal of the British from India. Cripps mission जो था, यानी कि जो क्रिप्स लेकर आया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ हमको डोमिनियन स्टेटस देने की बात की थी, वो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए हम गांधी जी उससे अपसेट हो गए थे। वर्ल्ड वॉर 2 जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिना हमसे पूछे वर्ल्ड वॉर 2 डिक्लेयर कर दिया था और फोर्स किया था इंडियन सोल्जर्स को पार्टिसिपेट करने में, उसकी वजह से इंडियंस के दिल में उनके लिए डिसकंटेंटमेंट पैदा हो गई थी। तो गांधी जी ने सोचा कि अब इनको बाहर जाना पड़ेगा। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी क्या थी, एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग बॉडी, आईएनसी की ही, उनकी एक मीटिंग में जो वर्धा में हुई थी 14 जुलाई 1942 में, तब एक हीरोइक क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि अब हमको सारी की सारी पावर्स इंडियंस को दे दीजिए और ब्रिटिशर्स क्विट करो इंडिया को।
वेरी इंपॉर्टेंट डेट 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में आपके गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि एक नॉन वायलेंट मूवमेंट जो कि एक मास स्ट्रगल होगा वो हम शुरू करेंगे, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने बॉम्बे में ही उन्होंने डू और डाई का स्पीच दिया, डू और डाई का स्लोगन दिया ग्वालियर टैंक मैदान में, अगस्त क्रांति मैदान जिसको कहते हैं। क्विट इंडिया मूव, द कॉल फॉर द क्विट इंडिया ऑलमोस्ट brought the state machinery to a standstill in the large parts of the country as people voluntarily threw themselves into the thick of the movement। इसका मतलब क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसने हर तरह के इंसान को एक ऐसे वॉलंटरीली जानबूझकर खुद मर्जी से उसने इंसान ने अपने आप को इस मूवमेंट में बिल्कुल निछावर कर दिया। लोगों ने हड़तालें की, डेमोन्स्ट्रेशंस किए, प्रोटेस्ट किए, नेशनल सॉन्ग्स गाए, स्लोगन्स गाए, जो वो कर सकते थे किए, मास मूवमेंट भी किया, ठीक है। स्टूडेंट्स हो, वर्कर्स हो, पीजेंट्स हो, सब ने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया इसमें। जयप्रकाश नारायण, अरुण आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, वुमेन जैसे सुचिता कृपलानी, मंगिता हजरा इन बंगाल, कंतकला बरुआ आसाम में, रामा देवी, सब ने पार्टिसिपेट किया। द ब्रिटिश रिस्पॉन्डेड विद मच फोर्स, ब्रिटिशर्स ने हमारे लीडर्स को जेल में डाल दिया, वायलेंस किया, रिप्रेशन किया, लेकिन फिर भी येट इट टुक मोर देन अ ईयर टू सप्रेस द मूवमेंट। लेकिन ये मूवमेंट इतना ज़्यादा पेस में था कि इसको सप्रेस करने में भी 1 साल लग गया। तो फाइनली ये मूवमेंट जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए अनसक्सेसफुल था क्योंकि हमको इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सक्सेसफुल था क्योंकि ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ हो गया था इससे कि अब हम ज़्यादा देर यहाँ नहीं रह सकते, ठीक है। ये हो गया जी हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट ख़त्म। अब हुआ हमारा नेशनलिज्म ख़त्म, ठीक है जी। बाकी अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, अब हम चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे।